है। तो ये कहानी है मल्टीवर्स की, यानी कई सारे अलग अलग यूनिवर्स की। वैसे तो कोई भी इंसान या एलियन अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह देख नहीं सकता, लेकिन वॉचर एक ऐसा शख्स है जो कि सभी यूनिवर्स को अच्छी तरह देख सकता है। वॉचर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और वो समय की शुरुआत से ही पूरे मल्टीवर्स पर नजर रख रहा है। वॉचर के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी ब्रह्मांड की काया पलट कर सकता है, लेकिन वो कुदरत के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। इसीलिए वॉचर ने एक कसम खाई है कि वो कभी भी किसी ब्रह्मांड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो बस उन पे नजर रखेगा। वॉचर यहाँ हमें बताता है कि कैसे किसी एक घटना के बदलने से कई सारी घटनाएं बदल जाती है और उससे एक नया यूनिवर्स बन जाता है। और ऐसे ही हर डिसीजन और हर चॉइस की वजह से लगातार अल्टरनेट यूनिवर्स बनते जा रहे हैं और मल्टीवर्स बड़ा होता जा रहा है। फिर वॉचर हमें दिखाता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिला था जिससे वो कैप्टन अमेरिका बना था, वहीं एक दूसरे यूनिवर्स में एक छोटे से बदलाव की वजह से कोई और इंसान सुपर सोल्जर बन गया। और यहाँ शुरू होता है हमारा पहला एपिसोड, जिसका नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वे द फर्स्ट एवेंजर। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जब अमेरिका और जर्मनी की लड़ाई चल रही थी। हिटलर के खास आदमी रेड स्कल और उसकी आर्मी हाइड्रा से लड़ने के लिए अमेरिका ने स्टीव रॉजर्स को एक सुपर सोल्जर बनाने का फैसला किया, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान हाइड्रा का एक जासूस वहां आ जाता है और वो स्टीव को गोली मार देता है। वो जासूस सुपर सोल्जर सीरम चुराने की कोशिश करता है, मगर वो मारा जाता है। स्टीव रॉजर्स अब घायल हो चुका था, इसीलिए वो उस ऑपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और पावर की कमी होने से वो काम सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। इसीलिए पैगी कार्टर वो सीरम लेने का फैसला करती है और वो बन जाती है एक सुपर सोल्जर। फिर पैगी को नाम दिया जाता है कैप्टन कार्टर और वो हाइड्रा से लड़ना शुरू करती है। पैगी अपने सबसे पहले मिशन में ही हाइड्रा से टेसरिक क्यूब हासिल कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करके हावर्ड स्टार्क आयरन मैन जैसा एक सूट बनाता है जिसे नाम दिया जाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। और क्योंकि स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर नहीं बन पाया था, इसीलिए वो हाइड्रा स्टॉम्पर सूट स्टीव को दे दिया जाता है और फिर पैगी और स्टीव मिलके हाइड्रा के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन एक मिशन के दौरान हाइड्रा वाले स्टीव को किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें टेसरिक क्यूब वापस मिल जाता है। और तब रेड स्कल टेसरिक क्यूब से एक पोर्टल ओपन करके एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर को अर्थ पे बुलाता है ताकि वो उसकी मदद से अपने दुश्मनों को मार सके, लेकिन वो मॉन्स्टर रेड स्कल को ही मार डालता है। फिर पैगी उस मॉन्स्टर को वापस उस पोर्टल में ढकेलती है और जब वो पोर्टल बंद हो जाता है तो पैगी भी उसमें ही रह जाती है। फिर लगभग 70 साल बाद सन 2012 में जब शील्ड के लोग टेसरिक क्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उससे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें से बाहर निकलती है कैप्टन कार्टर, जो कि उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर में पहुंच गई थी। तो यहाँ खत्म होता है पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ टचाला बिकेम अ स्टार लॉर्ड। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में पीटर क्विल को अर्थ से किडनैप किया गया था और वो स्टार लॉर्ड बना था, वहीं दूसरे यूनिवर्स में योंडू के आदमियों ने गलती से वकांडा जाकर टचाला को किडनैप कर लिया। और क्योंकि टचाला को घूमने का शौक था, इसीलिए योंडू ने उसे अपने पास रख लिया और उसने टचाला से ये झूठ बोल दिया कि वकांडा तबाह हो चुका है। फिर बड़ा होकर टचाला बन जाता है स्टार लॉर्ड, एक ऐसा लुटेरा जो अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांटता था। वो बहुत नेक दिल था और सब उसे पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसने थैनोस को भी कन्विंस करके उसे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिटाने से रोक दिया था। फिर नेबुला टचाला से मिलती है और वो उसे ये बताती है कि टेनेलियर डिवान यानी कलेक्टर के पास एम्बर्स ऑफ जेनेसिस नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी बंजर प्लेनेट को हरा भरा बना सकता है। और क्योंकि टचाला को सबकी मदद करना पसंद था, इसीलिए वो सोचता है कि वो उस ऑब्जेक्ट से पूरे गैलेक्सी की लोगों की भूख मिटा सकता है। इसीलिए टचाला अपनी टीम के साथ कलेक्टर के म्यूजियम में जाता है एम्बर्स ऑफ जेनेसिस चुराने के लिए। फिर वो सब कलेक्टर से लड़के काफी मुश्किल से वो एम्बर्स चुराते हैं। उसी मिशन के दौरान टचाला को ये पता चलता है कि उसका देश वकांडा अभी भी मौजूद है और उसके घर वाले आज तक उसे ढूंढ रहे हैं। और तब योंडू टचाला को बताता है कि वो उसका शौक पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसने उससे झूठ बोला। फिर टचाला, योंडू और उसके सभी साथी वकांडा जाते हैं और अब टचाला न सिर्फ एक गैलेक्टिक हीरो बन गया था, बल्कि उसके पास दो परिवार भी थे। तीसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटिएस्ट हीरोज। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में निक फ्यूरी ने कुछ हीरोज को जमा करके एवेंजर्स की टीम बनाई थी, वहीं दूसरे यूनिवर्स में जब निक फ्यूरी उन हीरोज को जमा करने की कोशिश करते हैं तो वो सब हीरोज किसी रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। सबसे पहले जब ब्लैक विडो टोनी स्टार्क को एक दवाई का इंजेक्शन देती है तो वो मर जाता है। दूसरी तरफ जब थॉर अपना हथौड़ा लेने शील्ड के अड्डे पर आता है तो वो गलती से हॉकाई के हाथों मारा जाता है। फिर जब हॉकाई को जेल में डाला जाता है तो वो भी अचानक मर जाता है।
फिर नताशा इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और वो ब्रूस बैनर से मिलने जाती है, क्योंकि निक फ्यूरी ने हल्क को भी अपनी टीम में शामिल करने का सोचा था। लेकिन तभी हल्क भी अचानक बहुत बड़ा होकर फट जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ थॉर की मौत की वजह से लोकी धरती पर आ जाता है और वो धरती को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन निक फ्यूरी उसे समझाते हैं कि थॉर को उन्होंने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है और वो उस कातिल का पता लगा रहे हैं। इसीलिए वो लोकी से थोड़ा टाइम मांगते हैं। उधर नताशा को उस कातिल का पता चल जाता है, लेकिन वो भी मारी जाती है, पर मरने से पहले उसने निक फ्यूरी को इन्फॉर्म कर दिया था। और तब निक फ्यूरी एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहां होप वैन डायन की कब्र थी, क्योंकि उन सब मर्डर्स के पीछे होप की पिता हैंक पिम का हाथ था। फिर हैंक पिम वहां आकर निक फ्यूरी को ये बताता है कि उसने ये सब क्यों किया। हैंक की बेटी होप पहले शील्ड की एक एजेंट थी और वो एक मिशन के दौरान मारी गई थी, और हैंक उसकी मौत के लिए शील्ड और निक फ्यूरी को जिम्मेदार मानता था। इसीलिए उसने निक फ्यूरी से बदला लेने के लिए एंटमैन सूट का इस्तेमाल करके उन सभी हीरोज को मार डाला, और अब वो निक फ्यूरी को भी मारने वाला था। लेकिन यहाँ लोकी ने फ्यूरी का रूप लेकर हैंक पिम को हरा दिया, पर अब लोकी वापस जाने की बजाय धरती पर कब्जा करने के लिए यहीं पर रुक जाता है, और लोकी को रोकने के लिए निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को बुलाते हैं और वो स्टीव रॉजर्स को बर्फ से बाहर निकालते हैं। चौथे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने एक एक्सीडेंट में अपने हाथों को खोया था और फिर वो एक जादूगर बना था, वहीं किसी और यूनिवर्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पामर के साथ डेट पर जाता है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्ट्रेंज को तो कुछ नहीं होता मगर उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। और अपने इस गम को भुलाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज कमरताज पहुंच जाता है और वो एक महान जादूगर बन जाता है। वहाँ वो टाइम स्टोन को कंट्रोल करना सीख जाता है, जिससे वो आगे जाकर डोरमामू को भी हराता है। मगर इस सब के बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाता, और फिर वो एक रात टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके वापस पास्ट में चला जाता है अपने उस एक्सीडेंट के पहले के टाइम में। मगर इस बार भी क्रिस्टीन एक्सीडेंट में मारी जाती है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से टाइम को रिवर्स करता है, लेकिन क्रिस्टीन फिर भी मारी जाती है। वो बार बार टाइम को रिवर्स करता है, लेकिन हर बार क्रिस्टीन किसी न किसी कारण से मरती जाती है। और तब एंशिएंट वन वहां आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताती है कि क्रिस्टीन पामर की मौत उस यूनिवर्स का एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिस्टीन की मौत की वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक जादूगर बना था और उसने टाइम को रिवर्स किया था, और अब वो घटना बदली नहीं जा सकती। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को नहीं मानता और वो उस एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने पर तुल जाता है। फिर वो पास्ट में जाकर एडवांस मैजिक सीखता है और वो बहुत सारे मॉन्स्टर की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो उससे एब्सोल्यूट पॉइंट को बदल सके। और आखिर में जब वो बहुत पावरफुल बन जाता है तब वो क्रिस्टीन को वापस जिंदा करता है, लेकिन क्योंकि उसने एब्सोल्यूट पॉइंट को बदल के कुदरत के नियमों को तोड़ा था, इसीलिए उसका पूरा यूनिवर्स ही बर्बाद होने लगता है। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वॉचर से मदद मांगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत पावरफुल बन गया था, इसीलिए वो वॉचर को देख पाता है और उससे बात कर पाता है, लेकिन वॉचर उसकी मदद नहीं करता। फिर वो यूनिवर्स बिल्कुल सिकुड़ जाता है और क्रिस्टीन फिर से मर जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में अकेला रह जाता है। पांचवें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। इस यूनिवर्स में हैंक पिम अपनी बीवी जेनेट वैन डायन को क्वांटम रियाल से बाहर निकालने के लिए वहां जाता है, लेकिन क्वांटम रियाल में जेनेट एक वायरस के कांटेक्ट में आ गई थी जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। और जब हैंक उससे मिलता है तो जेनेट उसे काट के उसे भी ज़ॉम्बी बना देती है। फिर जब ज़ॉम्बी हैंक और जेनेट वहां से बाहर निकलते हैं तो वो वायरस पूरे देश में फैल जाता है, जिससे सब लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसके 2 हफ्ते बाद ब्रूस बैनर थैनोस से बच के धरती पर पहुंचता है और वो सबको थैनोस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसके सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए थे और वो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी होप और स्पाइडरमैन वहां आकर ब्रूस को बचा लेते हैं और वो ब्रूस को सब कुछ बताते हैं। धरती पर अब कुछ ही लोग बचे थे जो कि उस वायरस की चपेट में नहीं आए थे, जिनमें पीटर पार्कर, होप वैन डायन, शैरन कार्टर, बकी बार्न्स, हैप्पी होगन और ओकोय जैसे लोग शामिल थे। फिर उन सबको ये पता चलता है कि किसी ने न्यू जर्सी में उस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, इसीलिए वो सब न्यू जर्सी के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में कई लोग ज़ॉम्बी का शिकार बनते जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग न्यू जर्सी पहुंच पाते हैं। वहां पर उन्हें टचाला और विजन मिलते हैं। विजन सबको ये बताता है कि उसके माइंड स्टोन के रेडिएशन से ज़ॉम्बीज का इलाज किया जा सकता है और उसने उससे स्कॉट लैंग यानी एंटमैन को ठीक किया है। पर वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे माइंड स्टोन के रेडिएशन को पूरी दुनिया में फैलाया जा सके, इसीलिए टचाला वकांडा जाने का फैसला करता है। और तब विजन अपना माइंड स्टोन निकाल कर उन्हें दे देता है। वहाँ ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए कई लोग अपनी कुर्बानी देते हैं और आखिर में पीटर, स्कॉट और टचाला एक प्लेन लेकर वकांडा जाने लगते हैं।
पर वकांडा में पहले से ही थैनोस पहुंच गया था और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और वो माइंड स्टोन का इंतजार कर रहा था। छठवें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क। यहाँ वॉचर हमें दिखाता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क को आतंकवादी ने किडनैप किया था, तो उस घटना की वजह से वो आयरन मैन बन गया था। वहीं किसी दूसरे यूनिवर्स में जब टोनी स्टार्क पर आतंकवादी हमला करते हैं तो एरिक किलमॉन्गर उसे बचा लेता है। इस वजह से टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बन पाता और वो किलमॉन्गर का दोस्त बन जाता है। इससे पूरी कहानी बदल जाती है। एरिक किलमॉन्गर ने अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए टोनी स्टार्क की जान बचाई थी। फिर वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुस जाता है और वो टोनी के साथ वाइब्रेनियम की मदद से एक ड्रोन बनाता है। पर उन्हें ड्रोन्स की पूरी एक आर्मी बनाना था और इसके लिए बहुत सारे वाइब्रेनियम की जरूरत थी। इसीलिए वाइब्रेनियम खरीदने के लिए रोडी और किलमॉन्गर ओलिसिस क्लॉ के पास जाते हैं। पर तभी टचाला वहां आ जाता है क्योंकि ओलिसिस क्लॉ ने वो वाइब्रेनियम वकांडा से चुराया था और तब किलमॉन्गर रोडी और टचाला को मार डालता है। असल में किलमॉन्गर ने ओलिसिस क्लॉ के साथ मिलकर पहले से ही ये सब प्लान किया था। वो उन दोनों की मौत को ऐसा पेश करता है जैसे रोडी को टचाला ने मारा है ताकि अमेरिकन गवर्नमेंट वकांडा की दुश्मन बन जाए और टचाला को रोडी ने मारा है ताकि वकांडा वाले अमेरिका के दुश्मन बन जाए। लेकिन टोनी को किलमॉन्गर की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए वो टोनी को भी मार डालता है और वो टोनी की मौत के लिए भी वकांडा को दोषी ठहराता है। इसीलिए यूएस आर्मी वकांडा पे हमला करती है। पर किलमॉन्गर ओलिसिस क्लॉ को मार के वकांडा वालों का भरोसा जीत लेता है और वो उनके साथ मिल जाता है। फिर वो यूएस आर्मी को हराने में वकांडा की मदद करता है। इस वजह से वकांडा के राजा एरिक किलमॉन्गर को नया ब्लैक पैंथर बना देते हैं। 7वां एपिसोड है व्हाट इफ थॉर वेर एन ओनली चाइल्ड। इस यूनिवर्स में ओडिन लोकी को गोद लेने की बजाय उसे उसके पिता को दे देते हैं। इसीलिए थॉर ओडिन का इकलौता बच्चा रह जाता है और इकलौता होने की वजह से वो काफी बिगड़ जाता है और वो बहुत अय्याश बन जाता है। वो हमेशा पार्टी और मस्ती करता रहता है। फिर एक बार जब ओडिन गहरी नींद में सो जाते हैं और थॉर की माँ फ्रीगा कहीं बाहर चली जाती है, तब थॉर अपने दोस्तों के साथ धरती पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। यहाँ उसे जेन फॉस्टर मिलती है जो कि उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर थॉर यहाँ कई सारे एलियंस को बुलाकर बहुत हंगामा करना शुरू करता है। इसीलिए शील्ड के लोग उसे रोकने के लिए कैप्टन मार्वल को यहाँ बुलाते हैं और तब कैप्टन मार्वल और थॉर की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस सब के बावजूद भी थॉर और उसके दोस्त नहीं रुकते। इसीलिए शील्ड वाले कैप्टन मार्वल की मदद से थॉर को एक वीरान जमीन पर ले जाते हैं और वहाँ वो उस पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी जेन फॉस्टर हाइमडल से कांटेक्ट करके एसगार्ड पहुंच जाती है और वो थॉर की माँ फ्रीगा से मिलती है। फिर जेन फ्रीगा से थॉर की शिकायत करती है, इसीलिए फ्रीगा धरती पर आने का फैसला करती है। इस वजह से शील्ड वाले वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर नहीं करते और तब थॉर अपनी पार्टी रोक के अपने दोस्तों के साथ सारी गड़बड़ ठीक कर देता है। फिर जब फ्रीगा धरती पर आती है तो थॉर और उसके दोस्त पढ़ाई करने का नाटक करने लग जाते हैं। बाद में थॉर जेन के साथ डेट पर जाने का सोचता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ रोबोट्स बाहर आते हैं जिनका लीडर था अल्ट्रॉन और उसके पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलता है। 8वां एपिसोड है व्हाट इफ अल्ट्रॉन वॉन। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को बनाया था और अल्ट्रॉन ने जब वाइब्रेनियम की बॉडी बनाई थी तो उससे विजन का जन्म हुआ था, जिसके साथ मिलकर एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को हरा दिया था। लेकिन किसी और यूनिवर्स में जब अल्ट्रॉन ने वो वाइब्रेनियम की बॉडी बनाई तब वो खुद को उसमें अपलोड करने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने एवेंजर्स को हरा के पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जिससे सभी इंसान मारे गए। अल्ट्रॉन के इस हमले से सिर्फ 2 ही एवेंजर्स बचे रह गए थे जो थे ब्लैक विडो और हॉकाई। फिर बाद में जब थैनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करने निकला और वो 5 इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करके अल्ट्रॉन से माइंड स्टोन लेने आया, तब अल्ट्रॉन ने थैनोस को ही मार डाला। फिर उसने थैनोस के जमा किए हुए सारे इन्फिनिटी स्टोन्स ले लिए जिससे अल्ट्रॉन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से वो रोबोट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाता है और वो यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को बर्बाद करने निकल जाता है। दूसरी तरफ क्लिंट बार्टन और नताशा रोमानोफ अल्ट्रॉन से बच के भागते फिर रहे थे। फिर नताशा क्लिंट को रशिया लेकर जाती है ताकि वहाँ वो अल्ट्रॉन को हराने का कोई तरीका ढूंढ सके। वहाँ केजीबी के हेडक्वार्टर में वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तलाश करते हैं जो कि अल्ट्रॉन से लड़ने में उनके काम आए और काफी ढूंढने के बाद उन्हें आनिम जोला की फाइल मिल जाती है। जोला जो कि पहले हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था, उसके मरने के बाद हाइड्रा वालों ने उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बना दिया था। उस फाइल से नताशा और क्लिंट को ये पता चलता है कि जोला का प्रोग्राम साइबेरिया में हाइड्रा के एक अड्डे पर है।
इसीलिए वो दोनों साइबेरिया जाकर जोला के प्रोग्राम को हॉकाई के एक एरो में डाउनलोड कर लेते हैं। फिर जब अल्ट्रॉन के रोबोट्स वहां आते हैं तो हॉकाई उस एरो से एक रोबोट में जोला को अपलोड कर देता है। लेकिन जब जोला मेन अल्ट्रॉन को डिलीट करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त मेन अल्ट्रॉन उस यूनिवर्स में नहीं था। फिर कई सारे रोबोट्स ब्लैक विडो और हॉकाई पर हमला करते हैं और उन्हें रोकने के लिए क्लिंट अपनी कुर्बानी दे देता है और नताशा अकेली रह जाती है। उधर अल्ट्रॉन उस यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। अब उसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई थी कि जब वॉचर उसके बारे में बात करता रहता है तो अल्ट्रॉन को वो सुनाई और दिखाई देने लग जाता है। फिर अल्ट्रॉन वॉचर के डायमेंशन में घुस जाता है। वहाँ से वो पूरे मल्टीवर्स को देख पाता है और अब वो मल्टीवर्स के सभी प्लैनेट्स को खत्म करने का सोच लेता है। लेकिन उससे पहले वो वॉचर को ही मारने के पीछे पड़ जाता है। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि वॉचर बहुत पावरफुल था, लेकिन वो अल्ट्रॉन से जीत नहीं पाता। इसीलिए वॉचर उससे छुपने के लिए उस यूनिवर्स में चला जाता है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश की थी और वो यूनिवर्स बर्बाद हो गया था। वॉचर अकेले अल्ट्रॉन को नहीं हरा सकता था, इसीलिए अब उसने दूसरे लोगों से मदद लेने का फैसला किया और इसी वजह से उसे अपनी दखल अंदाजी नहीं करने वाली कसम तोड़नी पड़ी। इसीलिए 9वें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। वॉचर अपनी टीम के लिए सबसे पहले उस डॉक्टर स्ट्रेंज को चुनता है जिसने एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने के लिए बहुत सारी पावर एब्जॉर्ब करी थी। इसके बाद वॉचर कैप्टन कार्टर को चुनता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर में पहुंच गई थी और वो शील्ड की एक मेंबर बन गई थी। फिर वॉचर उस टचाला को चुनता है जिसे योंडू ने किडनैप किया था और वो स्टार लॉर्ड बन गया था। इसके बाद वो एरिक किलमोंगर को चुनता है जिसने टोनी स्टार्क को मारा था और वो वकांडा का राजा बन गया था। इसके बाद वॉचर एसगार्ड के इकलौते राजकुमार यानी पार्टी करने वाले थॉर को चुनता है। फिर वो एक यूनिवर्स की गमोरा को चुनता है जिसने थेनोस को मार के इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह किए थे। वॉचर अपनी इस नई टीम को नाम देता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और वो उन सबको अल्ट्रॉन के बारे में बताता है कि वो कैसे पूरे मल्टीवर्स को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो सब मिलकर अल्ट्रॉन को हराने का एक प्लान बनाते हैं। गमोरा अपने साथ इन्फिनिटी क्रशर नाम की एक मशीन लेकर आई थी जिससे उसने अपने यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह किया था। इसीलिए वो सब अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स को उस मशीन से तबाह करने का फैसला करते हैं। फिर वॉचर उन सबको एक वीरान प्लेनेट पर छोड़ देता है और जब अल्ट्रॉन को उनकी मौजूदगी का एहसास होता है तो वो उन्हें मारने वहां आ जाता है। फिर इन सभी हीरोज और अल्ट्रॉन की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सभी साथियों को उस यूनिवर्स में लेकर जाता है जहां अल्ट्रॉन का जन्म हुआ था। वहां उन्हें वो ब्लैक विडो मिलती है जो कि अपनी टीम की आखिरी एवेंजर बची रह गई थी और वो नताशा भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। फिर वो सब मिलकर अल्ट्रॉन के साथ लड़ाई करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और तब गमोरा अपने इन्फिनिटी क्रशर से उसके इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्टोन्स तबाह नहीं होते और तब अल्ट्रॉन उन्हें बताता है कि वो मशीन इस यूनिवर्स में काम नहीं करेगी क्योंकि हर यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स थोड़े अलग होते हैं। फिर अल्ट्रॉन डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के पीछे पड़ जाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही उस टीम का सबसे पावरफुल मेंबर था और वो ही बाकी सबको बचा रहा था। इसी दौरान नताशा को उस एरो की याद आती है जिसमें उसने जोरा का प्रोग्राम डाउनलोड किया था। इसीलिए वो पैगी के साथ मिलकर अल्ट्रॉन को वो तीर मारती है और तब जोला अल्ट्रॉन की बॉडी में घुस जाता है और वो उसे अंदर से डिलीट कर देता है। लेकिन अल्ट्रॉन के नीचे गिरते ही किलमोंगर उसकी बॉडी से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल के अपने पास रख लेता है और वो अपने साथियों को ही मारने की कोशिश करता है। पर तभी जोला जिसने अब अल्ट्रॉन की बॉडी पर कब्जा कर लिया था वो उठ जाता है और वो किलमोंगर से इन्फिनिटी स्टोन्स छीनने की कोशिश करता है। वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करना चाह रहे थे, इसीलिए वो स्टोन्स उन दोनों के बीच में ही अटक गए थे। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास होता है कि उस लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो जोला और किलमोंगर को एक पिंजरे में कैद कर दे ताकि वो दोनों हमेशा इन्फिनिटी स्टोन्स के लिए लड़ते रहे और वो स्टोन्स किसी को न मिल पाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वॉचर के साथ मिलकर उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन में बंद कर देता है और तब वॉचर ये बताता है कि वो पहले से ही सारा फ्यूचर जानता था कि इन्फिनिटी क्रशर फेल होने वाला है और किलमोंगर उन्हें धोखा देने वाला है। लेकिन वॉचर ने जो कुछ भी किया वो सब करना जरूरी था। वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस उसके यूनिवर्स में भेज देता है जहां स्ट्रेंज उस पॉकेट डायमेंशन पर नजर रखने का काम करता है ताकि जोला और किलमोंगर वहां से निकल ना पाए। फिर वॉचर टचाला, पैगी, थॉर और गमोरा को उनकी यूनिवर्स में वापस छोड़ देता है। लेकिन नताशा अपने यूनिवर्स में जाने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसकी दुनिया अल्ट्रॉन ने बर्बाद कर दी थी। इसीलिए वॉचर ब्लैक विडो को उस यूनिवर्स में छोड़ता है जहां हैंक पिम ने सभी एवेंजर्स को मार दिया था और वहां लोकी ने धरती पर कब्जा कर लिया था।
वहाँ पर निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर लोकी से लड़ रहे थे। उस दुनिया की नताशा रोमानोफ मर चुकी थी, इसीलिए ये नताशा अब उसकी जगह ले लेती है और वो लोकी को हरा देती है। और आखिर में वॉचर, जो कि पहले सभी यूनिवर्स पे बिना किसी छेड़छाड़ के नजर रखता था, अब वो एक नई कसम खाता है कि वो हर हाल में मल्टीवर्स की रक्षा करेगा।